नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने जनसभा में आए लोगों से माफी मांगी। पीएम ने कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था पंडाल उससे छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया। जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा बाहर हैं लोग। हमारी व्यवस्था में कमी रही, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो धूप में खड़े हैं, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके लौटाऊंगा। रैली में पीएम ने कहा है कि उत्तराखंड के लोगों को बिजली का बिल 0 हो, इसके लिए प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत आपके घर को छत में सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जिससे आपके घर का बिल 0 आएगा। देवभूमि उत्तराखंड के प्रति बीजेपी का प्रेम और अपनत्व जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाकर सबसे आगे लेकर जाना है। तो बता दें आपको, रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए वहां पर मौजूद तमाम लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि आप लोग धूप में खड़े होकर यहां पर मौजूद हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपकी तपस्या का फल मैं विकास करके लौटाऊंगा। अक्सर देखा जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका खास लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड जाते हैं इसी तरह से कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से उनके बयान सुर्खियों में नजर आते हैं। अब बता दें आपको, रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो विकास करके लोगों की तपस्या को वापस लौटाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। इस बीच आज रुद्रपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को गिनाया। इसी के साथ ही ऐसा भी कहा कि धूप में खड़े तमाम लोगों की तपस्या का फल मैं विकास करके लौटाऊंगा। खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, रुद्रपुर की धरती से पीएम मोदी ने क्या संदेश देने की कोशिश की? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी अलग छाप छोड़ते हैं रैलियों में, और आज भी इसी तरह की उम्मीद थी प्रधानमंत्री से कि कुछ न कुछ ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज संबोधन में कहा जाएगा जिससे प्रदेश की जनता, देश की जनता को कुछ नया देखने को, नया सुनने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देवभूमि की जनता का आभार व्यक्त किया है।
देवभूमि से अपना जो लगाव है उसको प्रदर्शित किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो देवभूमि से उनको विशेष लगाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तर्ज पर आज भी अपना जैसे ही भाषण शुरू किया और उसके बाद ही जो धूप में बैठे हुए जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित किया और उनकी धूप में जो तपस्या थी उस तपस्या का धन्यवाद करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं, ये आपकी धूप में, कड़ी धूप में जो आप तपस्या करके हमारा जो संबोधन सुनने के लिए इस जनसभा में पहुंचे हैं, ये आपका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी, जो 10 सालों में किया है उससे अधिक करके दिखाएगी। कि कुल मिलाकर के इस पूरी रैली का जो संबोधन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी योजनाओं को गिनाने में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत किया। उससे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा जो अपनी उपलब्धियां हासिल की गई थी उन उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा समान नागरिक संहिता कानून लाया गया, उसकी तारीफ की। नकल विरोधी जो विधेयक लाया गया उसकी तारीफ की। जो महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किए गए उनकी तारीफ की। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो सूर्य घर योजना हो, उसके बारे में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज जो केंद्र सरकार है वो सभी को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए कि 24 घंटे सबके घर में रोशनी रहे, 24 घंटे रोशनी रहे, उसके लिए जो अपने घरों में अपने घर के लिए भी ऊर्जा से जो सौर ऊर्जा है उससे बिजली का उत्पादन करें, अपने घर के सभी संसाधन, इलेक्ट्रिक संसाधन यूज करें और अपना पैसा भी बचाएं, मुफ्त में करें। और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, खुद भी यूज करें और कमाई भी करें। यानी कि अपने जो जमीनें हैं उनमें आप सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएं, उसका जो सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा का उत्पादन होगा उसको सरकार खरीदेगी भी और उसको लगाने के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। और इस तरीके की जो अपनी अन्य केंद्र की योजना है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उत्तराखंड के विकास के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण किया गया हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी में बेहतर कार्य किए गए हों, चाहे रेल कनेक्टिविटी के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए जो कार्य किए गए हो। इसके साथ ही नेहा आपको बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए, देश के अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी आज सहयोग करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में केंद्र कहीं से भी कोताही नहीं करने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की सरकार किसी भी कार्य के लिए अगर केंद्र से सहयोग की उम्मीद करती है तो केंद्र लगातार राज्य के साथ खड़ा है, राज्य को विकास की गति में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोगी की भूमिका में रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी इसी के साथ निशाना साधा। राहुल गांधी को शहजादा कहते हुए उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जो शहजादे हैं उनके द्वारा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगी। इस पर कटाक्ष करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो पार्टी 60 साल तक, 65 साल तक राज किया हो। विपक्ष की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सवाल अब बनता है, क्योंकि 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है, अब प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, तो अब आज की स्थिति में विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं? बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कटाक्ष विपक्षी दलों पर किए हैं, इंडिया गठबंधन पे कहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर कहे हैं, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी जनसभा में
अपने जो बातों के बाण जनता के बीच रखे हैं, जो अपने शब्द जनता के मन मस्तिष्क और दिमाग में भरने का कार्य किया है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्तव्य से, इस जनसभा से कहीं न कहीं बढ़त हासिल होगी। तो वहीं विपक्षी दलों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य कटाक्ष करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करने के लिए नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, पवन बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक दल तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने अब सांसदों के पिछले 10 सालों के दौरान किए गए कार्यों का हिसाब बीजेपी से मांगा है। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा है कि बीजेपी के सांसदों ने यदि विकास कार्य किया है तो पार्टी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे। उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद काबिज हैं और लगातार 2 बार उत्तराखंड के लोगों ने सभी 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया है, संसद पहुंचाया है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 2014 से 2019 में अभी तक 5 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद 10 साल से रहे सांसदों के और जनप्रतिनिधियों के कार्यों का हिसाब मांगा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी की माने तो राज्य में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का लोग विरोध कर रहे हैं और कई जगह विकास कार्य नहीं होने के कारण मतदान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। सांसदगणों का जनता के बीच में विरोध हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के विकास की पोल खुल रही है। सांसदों के विकास की पोल खुल रही है। डबल इंजन की सरकार की पोल खोलने का काम जनता कर रही है। बीजेपी में यह सरकार को कहने के लिए कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, अर्थव्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। आप देख लीजिए, इस अमृत काल की बात करने वाले लोग आज भी किलोमीटर पैदल चलने के बाद पोलिंग पार्टियों को चलना पड़ रहा है, और डबल इंजन की बात करने वाले लोगों के यहाँ। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है। जो लोग विकास की बात कर रहे थे, जो लोग तमाम तरीके के दावे कर रहे थे, जो गोद लेने की, गांव के गोद लेने की बात थी, हम तो ये मांग कर रहे हैं भाजपा से कि वो अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे कि कितना विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने तो देखो पहले ही सारे श्वेत पत्र जारी किए। इस प्रदेश को इन 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार से सहायता आई है, और प्रदेश सरकार ने जो है इन 2 वर्षों में ही 24,000 लोगों को रोजगार दिया है। कोई क्षेत्र आज ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। अगर हम 5 वर्षों की लोकसभा की बातें करें तो किसी लोकसभा में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक का रेल मार्ग बन रहा है, किसी लोकसभा में ऑल वेदर रोड के नाम पे 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। जो बरसों से लंबित जमरानी बांध परियोजना थी, उसके लिए 1600 करोड़ रुपया दे दिया है। टनकपुर से लेकर लीपू लेक तक का जो एक सपना होता था, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने साबित करके। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित जुड़े हुए हैं। पवन, क्या लगता है कि अब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में काफी देरी से कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जागी है? बिल्कुल, यहाँ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जो विपक्ष है उसके द्वारा भी सरकार पर, सत्ताधारी पार्टी पर सवाल खड़े किए जाएंगे। राजनीति होगी, एक दूसरे पर कटाक्ष होगा, एक दूसरे से हिसाब भी मांगा जाएगा। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, वो विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रही है, तो वहीं विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो उनके सांसदों के द्वारा क्षेत्र में कार्य किए गए, उनका ब्यौरा मांग रही है।
तो अब जैसे नजदीक आता रहेगा, चुनाव आएगा, तो वैसे ही अलग अलग तरह के विपक्ष भी सवाल उठाएगा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा को लेकर के भी सवाल उठाए। विपक्ष के द्वारा 5 सवाल भी किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें, जो बेरोजगारी उस पर भी बात करें, जो केदारनाथ में मंदिर में जो सोना गायब हुआ है, सोने की चोरी हुई है, उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से भी किए। वही कांग्रेस अब अन्य जो 5 सांसद हैं, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के 5 की 5 सीटों पर विजय हुई है, 10 जो 5 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विजयी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है कि अपने जो प्रत्याशी हैं, जो आपके यहाँ पर सांसद रहे इन 10 सालों में, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास किए, उनकी अपनी उपलब्धि क्या है, उनकी अपनी जो योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंची हैं, कितना केंद्र से सहयोग मिला है, कितना राज्य सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। इस 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जो मौजूदा सांसद हैं उनसे सवाल किया है कि वो अपनी उपलब्धियां बताएं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बता करके अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी इन 10 वर्षों के कार्यकाल का ब्यौरा मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है जो ऑल वेदर रोड भारतीय जनता पार्टी की देन है, केंद्र सरकार की देन है, मौजूदा सरकार की देन है। ये रेल कनेक्टिविटी ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेल लाइन डालने का काम, रेल प्रोजेक्ट लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की टीमें लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं और चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने में जुटी हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की प्रेक्षक IPS अधिकारी चंदन चौधरी ने डोईवाला में संवेदनशील बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया और बूथों पर मतदान के दिन किसी तरह की कोई परेशानी मतदाताओं को न हो, इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों के साथ तहसील प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं। डोईवाला की SDM और सहायक निर्वाचन अधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने बताया है कि डोईवाला विधानसभा के विभिन्न बूथों का आज भारत निर्वाचन आयोग की प्रेक्षक चंदन चौधरी ने निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं और जो वनरेबल एरियाज हैं उनका विजिट कर रही हैं। वो वहाँ पे लोगों के साथ बात करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है और साथ में वो ये भी जांच कर रही हैं कि जितने भी हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं उनकी क्या स्थिति है और उसी के आगे वो हमें नियम अनुसार। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार, 5 लोकसभा सीटों के चुनाव को लेकर पूरी तरह से प्रशासन दुरुस्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है तो उसको लेकर व्यवस्थाएं जुटाने का काम शुरू हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी बूथ हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है चुनाव अधिकारियों के द्वारा। इसके अलावा आज जो संवेदनशील बूथ थे उनका निरीक्षण IPS अधिकारी हैं जो प्रेक्षक हैं भारत निर्वाचन आयोग की, उन्होंने निरीक्षण किया था और क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि 19 अप्रैल को जब मतदान होगा तो बिल्कुल शांतिपूर्वक सुरक्षा कड़ी के बीच होगा और कोशिश ये रहेगी कि मतदान का जो परसेंटेज है वो इस बार काफी ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इन सबको लेकर कवायद चल रही है, प्रशासन की लगातार मीटिंगें हो रही हैं और बूथों की निगरानी की जा रही है और बूथों पर व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं ताकि मतदान स्थल पर अधिक से अधिक लोग आकर अपना वोट दे सकें। तो आज ये बड़ा हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम था डोईवाला में। तमाम बूथ ऐसे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। डोईवाला में जो है मोमडन एरिया है, यानी मुसलमान जो एरिया है, मुस्लिम एरिया, वहां पर जो बूथ है उसका निरीक्षण
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार ज्यादा जानकारी के लिए। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी इन दिनों डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज अनिल बलूनी यमकेश्वर विधानसभा में प्रचार कर रहे थे, वहीं उनके साथ यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद थी। प्रचार के दौरान बीजेपी के ही महिला कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीण कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनके गाँव तक में अभी तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है, जबकि वो लगातार इसकी शिकायत भी कर रहे थे। वहीं महिलाओं ने कहा है कि मोदी के नाम पर वोट मांगने आ रहे प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे, जो भी बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा उसको वोट नहीं देंगे। महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रतिनिधियों को पहली बार क्षेत्र में देखा जा रहा है, इस तरह उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। वहीं मामला बिगड़ता देख बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने महिलाओं को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीणी महिलाओं ने अनिल बलूनी की एक नहीं सुनी। इसके बाद अनिल बलूनी को वहां से वापस लौटना पड़ा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करके लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की शिकायत की है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी वीवीआरसी पुरुषोत्तम को पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि कई जगहों पर आयोग की टीम ने आचार संहिता का हवाला देकर आवश्यक अनुमति के बावजूद पार्टी के औपचारिक प्रचार को बाधित किया है। साथ ही पार्टी के सामान्य समर्थकों को भी उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से पार्टी के सदस्यों और पदाधिकारियों के घरों में नेम प्लेट और झंडे स्टिकर जबरन उतारे जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जबकि कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य या समर्थक अपने घर पर अपनी नेम प्लेट और झंडा लगा सकता है। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सैण पहुंचे, जहां पर बलूनी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद अनिल बलूनी ने कहा कि आज वो खुद को गौरवित महसूस कर रहे हैं कि वो आज उस भारत माता के सपूत के गांव में आए हैं जिसने देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। जनरल बिपिन रावत जी के घर है, उनके गांव में आए और हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आके हम वाकई गौरवान्वित है कि एक छोटे से गाँव से देश का इतना बड़ा जनरल बनना, सीडीएस बनना, वाकई ये। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी में कैलाश रिवर बेड मिनरल एलएलपी कर्मचारी द्वारा खनन वाहनों की देर रात चेकिंग कर रहे थे, जहां पर वाहन चेकिंग को लेकर वाहन के मालिक और कंपनी के कर्मचारियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, तो वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने हवाई फायरिंग भी शुरू कर दी। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए, जबकि 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहन के मालिक माजिद हुसैन ने तहरीर देकर बताया कि करीब 30 लोगों ने लाठी डंडों और हथियारों के बल पर ग्राम पिपलिया मोड़ पर उनके वाहनों को रोक लिया और वाहन में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वहीं मारपीट की सूचना के बाद जब वो अपने दोस्त मोहित के साथ मौके पर पहुंचे तो उन लोगों ने मारपीट और फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसमें वाहन में मौजूद कर्मचारी फरमान अली और मोहित घायल हो गए हैं, जबकि उसकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं कैलाश रिवर बेड मिनरल एलएलपी के कर्मचारी विनय कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि सरकार द्वारा रियलिटी चेक करने के लिए उनकी कंपनी को ठेका दिया गया था। जब उनकी कंपनी ने कर्मचारी रियलिटी चेक कर रहे थे तो 300 से ज्यादा लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें उनकी 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं इसी को देखते हुए मौके पर मौजूद कंपनी के कर्मचारियों ने हवाई फायरिंग कर दी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।